हेलो बच्चों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान का छठा पाठ द्रव्य की संरचना पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने अभी पढ़ा था, इससे पहले देखा द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं। तो द्रव्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से आप लोगों ने पढ़ा। द्रव्य के 3 प्रकार, तत्व, यौगिक और मिश्रण। इसके अतिरिक्त अब तत्व के भी प्रकार आप लोगों ने पढ़ा। तत्व के भी प्रकार आप लोगों ने देखा। तत्व के प्रकार कौन कौन से पढ़ा। तत्व में धातु, अधातु और उपधातु, इस प्रकार से तत्व के प्रकार भी आप लोगों ने पढ़ा। अभी आगे आप देखेंगे यौगिक के प्रकार। तो यौगिक के कौन से प्रकार पढ़े। यौगिक में सेंद्रीय यौगिक या कार्बनिक यौगिक, दूसरा असेंद्रीय या अकार्बनिक यौगिक, तीसरा आप लोगों ने पढ़ा जटिल यौगिक। तो 3 प्रकार के यौगिक। मिश्रण के भी प्रकार देखा। मिश्रण में आपने देखा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, सबका अध्ययन कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इसके आगे और हम लोग देखेंगे। इसमें द्रव्य क्या है, सॉल्यूशन। द्रव्य क्या है, यानी द्रव्य के बारे में भी पढ़े हैं। द्रव्य यानी सॉल्यूशन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही द्रव्य कहते हैं। इसको हम लोग देख चुके हैं। द्रव्य में दो पदार्थ मिल जाते हैं, तो उसमें जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, इसका अनुपात अधिक होता है, उसे विलायक कहते हैं। और जिसका अनुपात कम होता है उसे विलेय कहते हैं। तो इस तरह से विलेय, विलायक, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा है। अभी आप देखेंगे निलंबन क्या है। द्रव और ठोस, इनके विषमांगी मिश्रण को ही निलंबन कहते हैं। इसको आपने पढ़ा। निलंबन में ठोस कणों का व्यास 10⁻⁻⁴ मीटर से अधिक होता है। और कलिल भी पढ़ा। कलिल यानी दूध जो होता है, वो दूध एक कलिल है, क्योंकि दूध और पानी के मिश्रण अलग अलग होते हैं और मिश्रित नहीं होते हैं, विषमांगी मिश्रण हैं। लेकिन ये छन्ने कागज़ से छानने पर छन जाते हैं। वो उसमें दूध छन्ने कागज़ पर रुकता नहीं है। दूध को विषमांगी मिश्रण कहा जाता है, यानी वो दूध को पृथक नहीं किया जा सकता है, पानी में वो विद्यमान रहता है। प्रथिन, स्निग्ध, ये सब पदार्थ, ठोस कण, द्रव की बूंदें, इसमें सब रहती हैं। तो द्रव बूंदें जिनका व्यास 10⁻⁻⁴ मीटर के आसपास होता है, ये बिखरे हुए होते हैं। अब यौगिकों के बारे में भी और समझेंगे। यौगिक के बारे में और कुछ हम लोग समझेंगे कि यौगिक का क्या है। द्रव्य के प्रकार का अध्ययन करते समय हमने देखा कि तत्व अर्थात सबसे सरल संरचना वाला द्रव्य का प्रकार है। जो तत्व होता है वो सबसे सरल उसकी संरचना होती है। यौगिक और मिश्रण की संरचना ये थोड़ा जटिल होती है। ये 2 या 2 से अधिक घटकों से बने होते हैं। ये घटक एक दूसरे से जुड़ी हुई स्थिति में या तो स्वतंत्र इस अवस्था में पाए जाते हैं। ये द्रव्य यौगिक या मिश्रण होते हैं। तो इस तरह से इसका हम एक प्रयोग के द्वारा अध्ययन और कर सकते हैं। एक कृति करना है, 2 वाष्पन पात्र लेना है। वाष्पन पात्र में हमें पहले वाष्पन पात्र में 7 ग्राम लोहे का बुरादा, दूसरे में 4 ग्राम गंधक का चूर्ण, दोनों लेकर के वाष्पन पात्रों के द्रवों के नज़दीक
ले जाकर नाल चुंबक ले जाकर निरीक्षण करना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले वाष्पन पात्र को संपूर्ण लोहे का बुरादा दूसरे पात्र में डालकर कांच की छड़ से उसको हिलाकर मिला देंगे और फिर नाल चुंबक द्रव्य के नज़दीक ले जाकर निरीक्षण करेंगे। साथ ही द्रव्य के रंग का भी निरीक्षण करेंगे। दूसरे पात्र का द्रव भी थोड़ा गर्म करके उसे ठंडा होने देंगे और फिर उसको निरीक्षण करेंगे। उसके द्रव्य के रंग में कुछ परिवर्तन हुआ क्या, इसका निरीक्षण करेंगे और उसमें नाल चुंबक ले जाने पे क्या परिणाम होता है, इसका भी निरीक्षण करेंगे। सभी निरीक्षणों को नीचे दी गई तालिका में लिख सकते हैं। तो पहली कृति है, वाष्पन पात्र में लोहे का बुरादा और गंधक मिलाया गया। इसको मिलाने के बाद क्या देखा गया कि द्रव्य का रंग काला और पीला दो तरह का दिखाई देता है। और नाल चुंबक ले जाने पर परिणाम क्या हुआ, मिश्रण में से चुंबक लोहे की बुरादी को आकर्षित कर रहा है, यानी मिश्रण में से लोहे की बुरादी को अलग किया जा सकता है। दूसरे कृति में वाष्पन पात्र में लोहे का बुरादा और गंधक को एकत्र गर्म किया गया, तो इसका रंग कैसा हो गया, काला हो गया, इसका रंग काला हो गया। तो ये आयरन सल्फाइड या ES नामक पदार्थ यानी यौगिक बन गया, जो है आयरन सल्फाइड नामक यौगिक बन गया। और चुंबक का कोई, अगर चुंबक इसके ऊपर ले जा रहे हैं तो चुंबक का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ रहा है, यानी इसकी जो गुणवत्ता है, इसकी गुणधर्म है, वो भी चेंज हो गया है, बदल गया है। तो इस तरह से हमने जो कृति किया, इसमें लोहे का बुरादा और गंधक चूर्ण मिलाने पर मिलने वाले द्रव्य का नाल चुंबक से परीक्षण करने पर ऐसा दिखाई देता है कि बनने वाला द्रव्य लोहे और गंधक का मिश्रण है और इसमें दोनों घटकों के गुणधर्म हैं। कुछ कण पीले दिखाई दिए, कुछ तो वे गंधक के थे, जो पीले कण दिखाई दे रहे हैं वे गंधक के हैं, कुछ कण काले दिखाई दिए वे लोहे के हैं। चुंबक की ओर लोहे के कणों का आकर्षित होना, यह गुणधर्म भी कायम है, अर्थात इस द्रव्य में लोहा और गंधक दोनों के घटक स्वतंत्र स्थिति में हैं, स्वतंत्र रूप से हैं। इसके विपरीत लोहे का बुरादा और गंधक एकत्रित रूप से गर्म करके ठंडा करने पर उस पर चुंबक का परिणाम नहीं हुआ और गंधक का विशिष्ट पीला रंग जो था वो भी गायब हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त कृति में बनने वाला द्रव्य मूल घटकों से भिन्न है। अभी जो द्रव्य बना उसके मूल घटक जो थे उससे वो भिन्न है, उसके गुण धर्म चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। तो इस कृति में गर्म करने की क्रिया के कारण लोहे और गंधक इन तत्वों में रासायनिक संयोग हुआ है और लोहे और गंधक की परमाणु रासायनिक बंध से जुड़ने के कारण नए यौगिक के अणु बने हैं, यानी ये नए यौगिक बन गए। लोहे और गंधक की जगह अब एक नया यौगिक बन गया। अणुसूत्र और संयोजकता क्या है, इसको देखेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड वैलेंसी। यौगिक में घटक तत्व का अनुपात निश्चित होता है। जो यौगिक होता है उसमें उसके घटक तत्व का अनुपात निश्चित होता है। यौगिक के अणुओं में घटक तत्वों के परमाणु विशिष्ट संख्या में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के प्रत्येक के कितने परमाणु हैं, यह अणुसूत्र की सहायता से दर्शाया जाता है। अणुसूत्र में सभी घटक तत्वों का संकेत और प्रत्येक संकेत के निचले हिस्से में उस परमाणु की संख्या यह लिखी जाती है। यह जानकारी समाविष्ट होती है, तो इससे ये जानकारी प्राप्त होती है। नीचे एक तालिका दी गई है, इस तालिका में हम देखेंगे यहाँ पे यौगिक का नाम है, यौगिक का नाम दिया गया है, अणुसूत्र है, घटक तत्व हैं, घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या है। यहाँ देखेंगे पानी, यौगिक का नाम क्या है, पानी, इसके अणुसूत्र हैं H2O, H2O इसके अणुसूत्र हैं। पानी का अणुसूत्र H2O है। इसमें घटक तत्व कौन है, H और O। H की संख्या कितनी है, यानी घटक तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितनी है, H 2 है और O 1 है, यानी पानी में H और की संख्या 2, O की संख्या 1, यानी इनके घटक तत्वों की संख्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
हाइड्रोजन क्लोराइड HCl ये अणुसूत्र है, घटक तत्व H एक है, Cl भी एक है, यानी हाइड्रोजन एक और क्लोराइड भी एक है। मीथेन CH4 इसका अणुसूत्र है, C और H इसके घटक तत्व हैं, C यानी एक है, H 4 है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, Mg एक है और Cl 2 है। ये जो है घटक तत्व इसमें दिए गए हैं, तो इसको हम लोगों ने देखा। अब इसके आधार पे हम और आगे इसका अध्ययन करेंगे। तो अणुसूत्र और अणु के विविध तत्वों के परमाणुओं की संख्या, इसका संबंध जो है हमने देखा, परमाणु एक दूसरे से रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। दूसरे परमाणु से रासायनिक बंध से जुड़ने की क्षमता प्रत्येक परमाणु का रासायनिक गुणधर्म है। यह क्षमता एक संख्या से दर्शाई जाती है और वह संख्या उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। कोई परमाणु उसकी संयोजकता के बराबर रासायनिक बंध अन्य परमाणुओं के साथ बनाता है। सामान्यतः तत्वों की संयोजकता उसके विविध यौगिक स्थिर यौगिकों में स्थिर होती है। तत्वों की संयोजकता उसके विविध यौगिकों में स्थिर होती है। आगे कुछ और तालिका दी गई है, इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पे वैज्ञानिकों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में यौगिकों की संरचना के बारे में अनेक प्रयोग किए और इस आधार पर तत्वों की संयोजकता की खोज की। हाइड्रोजन इस सबसे हल्के तत्व की संयोजकता एक है, ऐसा मानकर वैज्ञानिकों ने अन्य तत्वों की संयोजकता निश्चित की है। आगे जो तालिका दी गई है, इसमें हाइड्रोजन इस तत्व के अन्य तत्वों के साथ बने विविध यौगिकों के अणुसूत्र हैं। इसके आधार पर संबंधित तत्वों की संयोजकता ज्ञात करना है। तो देखिए टेबल को, यौगिक के अणुसूत्र हैं, घटक के तत्व H और X, H की संयोजकता और यक्स ने H के साथ कुल कितने बंध बनाए हैं उनकी संख्या। X की संयोजकता इस लाइन में लिखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर पहले HCl में घटक तत्व कौन है, H और Cl है। H की संयोजकता इसमें एक है। X ने H के साथ बनाए गए कुल बंधों की संख्या कितनी है, एक है। X की संख्या भी एक ही है, सब जगह एक है आ रहा है। दूसरा है H2O यौगिक का अणुसूत्र है H2O, इसमें घटक तत्व H और O है। H की संयोजकता एक है। X की H के साथ बनाए गए बंधों की संख्या 2 है यहाँ पर, और X की संयोजकता भी 2 है। H2 में घटक तत्व H और S हैं। H की संयोजकता एक है। इसमें X ने H के साथ बनाए बंधों की संख्या कितनी है, 2 है, और X की संयोजकता भी 2 है। अगला है NH3, इसमें घटक तत्व H और N है। H की संयोजकता एक है। X ने H के साथ बनाए बंधों की संख्या 3 है, तो X की संयोजकता भी 3 ही है। H का Br के साथ क्या है, H और Br इसके घटक तत्व हैं। H एक है और यहाँ पर X ने H के साथ बंधों की संख्या कितनी है, एक ही है, तो X की संयोजकता भी एक ही है। H और I इसके घटक तत्व हैं। H एक है, I X का जो मात्रा है, X ने H के साथ जो बंध बनाए हैं वो भी एक है, तो X की संयोजकता भी एक ही है। NaH, H और Na इसमें 2 घटक तत्व हैं। H एक है, X ने H के साथ जो बनाए बंधों की संख्या कितनी है, एक है, X की संयोजकता भी एक ही है। CH4 में घटक तत्व H और C हैं। H की संयोजकता एक है। X ने H के साथ जो बनाए बंधों की संख्या वो 4 है,
और X की संयोजकता भी 4 है। तो इस तरह से तालिका पूर्ण कर दी गई। अब इस तालिका के आधार पर हमें आगे अध्ययन करना है। यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात हो तो उसके आधार पर घटक तत्वों की संयोजकता पहचान सकते हैं। अगर अणुसूत्र दिया गया हो तो संयोजकता उसके आधार पर पहचानी जा सकती है। इसके लिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, यह आधार है। इसके विपरीत तत्वों की संयोजकता ज्ञात हो तो उसके आधार पर तिर्यक गुणनफल पद्धति से जो है हम यौगिक का अणुसूत्र लिख सकते हैं, जो कि नीचे दिया गया है। इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे तिर्यक गुणनफल पद्धति से सरल यौगिक के अणुसूत्र लिखना है। इसमें 5 चरण है। पहला चरण है घटक तत्वों को लिखना। कौन कौन से घटक तत्व हैं वो लिखना है। यहाँ पे घटक तत्व C और O है। उस तत्व के नीचे उसकी संयोजकता लिखना है। अब CO लिख करके उसके नीचे उसकी संयोजकता लिख देना है। संयोजकता 4 और 2 है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको तीर से दर्शाए अनुसार तिर्यक गुणा करेंगे। इसका तिर्यक गुणा करेंगे C का 2 के साथ और 4 का O के साथ, यानी तिर्यक गुणा होगा। इस तरह तीर से दर्शाया जाएगा। संख्या की तरफ तीर का मुंह होगा। चौथा चरण क्या होगा, तिर्यक गुणन से प्राप्त हुआ सूत्र। जो तिर्यक गुणा करने पर एक सूत्र मिलेगा। C के साथ O 2 लिखेंगे। C और 2 लिखने के बाद O और 4 लिखेंगे। तो C2O4 ये हमारा जो है एक सूत्र मिला। लेकिन 5वां चरण इसके आगे भी है, यौगिक का अंतिम अणुसूत्र लिखना। अभी ये अंतिम अणुसूत्र नहीं है। अंतिम अणुसूत्र में घटक परमाणुओं की संख्या छोटी से छोटी और पूर्णांक में होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक होने पर चरण 4 के सूत्र को योग्य अंक से भाग भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तिर्यक गुणन से प्राप्त सूत्र C2O4 को 2 से भाग देने पर क्या हो रहा है कि अंतिम 2 से भाग देने पर यहाँ पर 2 खत्म हो जा रहा है और 4 को भाग देने पे 2 आ जा रहा है। तो इस तरह से अंतिम अणुसूत्र हो गया CO2। अंतिम अणुसूत्र हो गया CO2। तो इसके आधार पे थोड़ा और अध्ययन करेंगे। संलग्न तालिका में तत्वों की जोड़ियां और उनकी संयोजकता दी गई है। उनका तर्कसंगत उपयोग करके उन तत्वों की जोड़ियों से बनने वाले यौगिकों के अणुसूत्र अंतिम चौखट में लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे तत्व की संयोजकता। तत्व एक में लिखा है, संयोजकता लिखी है और दूसरे में यौगिक का अणुसूत्र लिखना है। तो तत्व कौन है, CH है। संयोजकता कितनी है, C की 4, H की 1। इनको हम तिर्यक गुणा करके जो सूत्र प्राप्त करेंगे वो अणुसूत्र होगा CH4। दूसरा तत्व है N और H। N की संयोजकता 3 है, H की संयोजकता 1 है। इनको तिर्यक गुणा करेंगे तो अणुसूत्र जो प्राप्त होगा वो होगा NH3। NH3 क्योंकि N एक ही रहेगा, H का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से तिर्यक गुणा करने पर सूत्र मिलेगा NH3। इसके बाद तत्व है Fe और S। Fe की संयोजकता 2 है, S की संयोजकता 2 है। तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है F2 और S2। F2 और S2। लेकिन क्या करेंगे, दोनों जगह 2 आ रहा है। अभी पढ़ा हम लोगों ने कि अगर इसको छोटा कर सकते हैं तो भाग दे के छोटा कर सकते हैं। तो 2 से भाग देने पर दोनों जगह से 2 खत्म हो जाता है। इसलिए इसका अणुसूत्र FeS बनेगा। इसका अणुसूत्र FeS बनेगा। अब जो है C और O बचा हुआ है। C की संयोजकता 4 है, O की 2 है। तो इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो C2O4 बनता है। लेकिन 2 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा और 4 में 2 का भाग देने पर 2 बचता है। इसलिए इसका अंतिम अणुसूत्र होगा CO2। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि यौगिक का गुणधर्म क्या है, यौगिकों का अणुसूत्र कैसे बनता है। इसके द्वारा आप इसका अध्ययन कर सकते हैं अच्छे से।
तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।